आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और कह सकते हैं कि यह आंकड़ों के लिहाज से आज राहत की खबर है, क्योंकि लगातार संक्रमण दर घट रही है और आज केसेस भी कम है। देश में कोरोना की रफ्तार में कमी देखी गई है। 24 घंटे में 3,26,098 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 3,890 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार दूसरा दिन संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, रिकवर होकर घर लौटे हैं। देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। 83.83% रिकवरी रेट है और उम्मीद हम ये करते हैं कि अगर आप लोग एहतियात बरतेंगे तो ये रिकवरी रेट धीरे धीरे और ज्यादा बेहतर स्थिति में पहुंचेगा और लोग ठीक होकर अपने घर लौटेंगे। कोरोना के संक्रमण को रोकना होगा, इस चेन को तोड़ना होगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, बिना वजह घर से नहीं निकलना है। और राहत की बात ये कि एक हफ्ते में 5 दिन में करीब केसेस में कमी हर दिन देखने को मिली है। इस बीच देश में कोरोना से हाहाकार भी मचा हुआ है। कुछ तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे और उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगाइए। केस कम जरूर हुए हैं, लेकिन तस्वीर सुधरती या बदलती हुई नहीं दिखी है। सांस संकट में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बेफिक्र है या ये कहिए कि लाचार है, विकल्प कुछ है नहीं। देश में दूसरी लहर का कहर हम सब देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर आ रही हैं और देश में आज एक बार फिर से कोरोना के केसेस में कमी देखी गई है। ये एक पॉजिटिव खबर है जिसे अच्छे तरीके से लेना होगा और हम जो सावधानी अभी रख रहे हैं अपने नॉर्मल दिनचर्या में, वो हमें जारी रखनी होगी, बरकरार रखनी होगी। लेकिन दक्षिण भारत से अच्छी खबर नहीं है। कोरोना के बढ़ते हुए केस यहां चिंता बढ़ा रहे हैं। केरल में इसी को देखते हुए लॉकडाउन अब 23 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच राहत की खबर ये कि जब कोविशील्ड कोवैक्सीन पहले से थी, तो रूस से आई स्पुतनिक वी दवा भी अब उपलब्ध होगी। 995 रुपए इसकी कीमत रखी गई है। कहा जा रहा है कि 40 गुना तेजी से एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप करेगी, जिससे कि कोरोना की इस जंग में हम तेजी से जीत की तरफ बढ़ेंगे। उधर डीआरडीओ की तरफ से कोरोना दवा 2DG अगले हफ्ते बाजार में आ जाएगी और कहा यह जा रहा है कि इस दवा के बाद ब्रह्मास्त्र का काम करेगी ये दवा, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट्स अभी फिलहाल परेशान है या फिर जिनकी मौत हुई है, ये दवा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी और ऑक्सीजन की कमी दूर होगी। इसी बीच कुछ और तस्वीरें, राज्य जरूर बदल रहे हैं, शहर बदल जाते हैं, लेकिन तस्वीर बदलती नहीं और हर तस्वीर मन को कचोटती है, क्योंकि कोरोना से बदहाली की ये तस्वीरें होती हैं। कहीं जमीन पर लिटाकर इलाज चल रहा है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, तो कहीं लोगों को दवा तक नहीं मिल रही। इसी बीच बड़ी खबर और साथ ही परेशान करने वाली खबर गोवा से सामने आई, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन के अंदर 75 लोगों की मौत हो गई और मरीजों की मौत के बाद अब इस मामले पर राजनीति भी खूब हो रही है। तो उधर गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उससे पहले ही आधी रात सांसों की जंग जो लोग लड़ रहे थे, मरीज थे, उनकी मौत हो गई थी। बेहाल अस्पताल हैं, लोगों का दम घुट रहा है। 75 लोगों की मौत 4 दिन के अंदर अंदर हो गई है, लेकिन सवाल यही कि इन 75 मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? आखिर कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्योंकि गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये आपराधिक मामला है, इसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए गोवा के हर उस जिम्मेदार नागरिक के खिलाफ जो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर सवाल हो रहे हैं, गोवा के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर सवाल हो रहे हैं। इसी बीच गोवा मेडिकल कॉलेज में मौत को लेकर सियासत भी चल रही है। 75 मौतें हो गई हैं सिर्फ 4 दिन में और 75 मौतों पर कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराने की बात कांग्रेस के जरिए कही गई है। गोवा मेडिकल कॉलेज में 4 दिन के अंदर का ये आंकड़ा है, जब 75 लोगों ने दम तोड़ दिया ऑक्सीजन की कमी से। हालांकि अलग अलग तर्क अलग अलग लोगों के जरिए दिया जा रहा है। कोई कह रहा है ऑक्सीजन लेवल कम हुआ था, कोई कह रहा है जितनी जरूरत थी उससे कम ऑक्सीजन मिली, कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में कुछ बाधा रही। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग बिंदु हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि जिन 75 लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? 4 दिन में 75 मरीजों की मौत हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और यही पूछ रहे हैं कि आखिर मौत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। गोवा मेडिकल कॉलेज में त्राहिमाम मचा हुआ है और ये सिर्फ एक दिन की खबर नहीं, बल्कि अमूमन एक एक दिन के फासले पर ऐसा देखा गया। 11 मई जब 26 मौतें हो गई, 12 मई
जब 21 मौतें हुई, 13 मई 15 लोगों ने दम तोड़ दिया और फिर 14 मई को भी यही हुआ जब 13 लोगों की जान चली गई और सिर्फ 4 दिन का आंकड़ा 75 है। ऐसे में आप समझिए कि अगर ये लापरवाही आगे भी इसी तरीके से जारी रहती है तो न जाने कितने और लोगों की जान ऐसे ही चली जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से ये जाने गई हैं जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। हालांकि जो गोवा का शासन प्रशासन है उनके अलग तर्क हैं। गोवा के मुख्यमंत्री फिर भी नहीं मान रहे हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है जिसकी वजह से लोगों की जान गई। प्रधान सचिव का कहना यह है कि गोवा के सीएम ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं मान रहे हैं, जबकि ऑक्सीजन की कमी जिस तरीके से सामने आ रही है उसको देखकर कदम उठाए जाने चाहिए। प्रधान सचिव कह रहे हैं 3456 सिलेंडर की जगह हमें आधे ही सिलेंडर मिले और यही वजह है कि लोगों को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। ये जो जानकारी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो इसलिए कि आपको जानना चाहिए, जब दिल्ली के अंदर इस तरह की खबरें आ रही थी कि लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है, तो फिर अब गोवा की तस्वीर और ये खबर परेशान कर रही है। गोवा के मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, जबकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। और अब नतीजा ये है कि स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री आपस में ही इस बात को लेकर ठनी हुई है, बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, एक एक करके हमारे साथ लोग जुड़ते जाएंगे, उनका परिचय आपसे कराते रहेंगे। फिलहाल शुरुआत में बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, ये तस्वीरें परेशान कर रही हैं, ये खबर परेशान कर रही है कि आज की डेट में भी ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान ले रही है। देखिए, इस मंथना के आरंभ में आपको बता दूं पर भी देश के किसी प्रांत में भी अगर ऑक्सीजन की किल्लत के कारण या स्वास्थ्य सुविधाओं की किल्लत के कारण किसी की दर्दनाक मौत होती है तो वह एक दिल दहलाने वाली बात है। और पूरी तरह से इस वैश्विक महामारी का समूचा देश बहुत अच्छे विश्वास के सामना कर रहा है। जो आप बिंदु कहे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं, कोई कह रहे कि ऑक्सीजन लेवल पेशेंट का कम हुआ था उसके कारण मौत हुई, कुछ कह रहे हैं कि ऑक्सीजन वहां पर समय पर कमी थी उसके कारण हुई। तो उसके लिए वहां के मुख्यमंत्री जी ने आईआईटी के डायरेक्टर के तहत वहां पर जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के पश्चात तथ्य सामने आएंगे। पर यदि आपने देखा होगा कि केंद्र की ओर से नितिन गडकरी जी ने भी कहा कि वहां पर प्रतिदिन 1 टैंकर ऑक्सीजन का गोवा को दिया जा रहा है क्योंकि उनकी मांग है। उसके पश्चात 323 जो हमारे फौज के जहाज से वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पे पहुंचाए जा चुके हैं। वहां की जो डिमांड को देख करके 20 मीट्रिक टन अधिक, यानी सबका अगर देखा जाए तो 40 मीट्रिक टन इतना ऑक्सीजन गोवा को दिया जा रहा है। यह बात सच है कि वैश्विक महामारी है और कोरोना का जो रूप 1 वर्ष पूर्व था वह रूप अब उसका रहा नहीं। सर, आपको लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री ने इस मामले पर जांच की बात कही है, जांच बिठा दी गई है, उन परिवारों को आप समझा पाएंगे जो अपनों को खो चुके हैं कि हाँ अब जांच होगी? आज जब लगातार केसेस बढ़े, जब हम इस स्थिति में हैं कि हमें सुधरना चाहिए था, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए थी, आज की डेट में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों का जाना, आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? देखिएगा कि ऑक्सीजन की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से, कोई भी कारण, हाँ ये अन्य कारण है क्या? क्या ये लापरवाही है? क्या ये आप क्यों मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की आपस में ये मतभेद और लड़ाई हो रही है, वो भी इस सिचुएशन में जब पूरा फोकस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर होना चाहिए था? देखिए, आपके सवाल का जवाब दे दूं, पूरे संवेदनाओं के साथ किसी भी घर के व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस मृत्यु को हम कुछ भी करके लौटा नहीं सकते। ये दुख भरा है और इस बात में कोई समर्थन नहीं कर सकता किसी भी कारण की वजह से हो। जो लापरवाही हुई होगी, किसी किल्लत के कारण होगी, क्या कारण है वो जब जांच के बाद सामने आएंगे। तो जांच के बाद जो भी सामने आएगा, आने वाले भविष्य में ऐसा न हो और जो भगवान के द्वार पर गए उन्हें वापस तो हम नहीं ला सकते। जिस माँ ने अपना बेटा खोया होगा, जिस पिता ने अपने पुत्र को खोया होगा, सर दुख तो इस बात का होता है, सर दुख तो इस बात का होता है कि जांच की बात कह तो दी जाती है। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, 11, 12, 13, 14 ये हर दिन होता रहा, हर दिन जाने जाती रही और आप अभी भी जांच की बात कर रहे हैं। आप रहिएगा, और भी गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए
हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन देश में लगातार जो ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है, रोजाना सैकड़ों मरीजों की जान जा रही है। अस्पताल प्रशासन ठीकरा सरकार पर फोड़ रहा है, सरकार व्यवस्था पर थोप रही है, लेकिन अंजाम भुगत रहा है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी, वो मरीज जो सांसों के लिए तड़प रहा है, उसका परिवार जो इधर उधर इस जुगत में लगा है कि किसी तरह ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए। न ही इंतजाम का कुछ हो पा रहा है, न ही व्यवस्था दुरुस्त हो पा रही है। तस्वीरें परेशान लगातार करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। 11, 12, 13, 14 लगातार मौतें होती रहीं और आज भी कहा यह जा रहा है कि जांच होगी। आज भी कहा यह जा रहा है कि कोशिश हो रही है कि इन मौतों को रोका जा सके। पहला दिन समझ में आया कि शायद सिचुएशन को भांप नहीं पाए होंगे, समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन लगातार 4 दिन जब मरीजों की जान जाती रही। गोवा मेडिकल कॉलेज में गुरुवार को ऑक्सीजन की अनियमित सप्लाई से 15 और कोरोना मरीजों की मौत हुई। 2 दिन पहले भी इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 26 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा था। मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गोवा सरकार ने ऑक्सीजन सेवा बाधित होने के पीछे एक्सपर्ट ट्रैक्टर ड्राइवर की कमी का हवाला दिया, जिस पर हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने कहा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अब और मरीजों की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन हुआ, जान गई और 4 दिन लगातार मरीजों की जान गई। 75 people have died on 4 consecutive nights because of oxygen shortage. Basically, mismanagement of oxygen supply in the Goa Medical College, which is the premier hospital in Goa. Now there is a complete collapse of governance in Goa, and more than the government, it should be the High Court that should rule Goa, because the government is doing nothing other than photo ops and filing cases against those who expose them. अब कहा यह जा रहा है कि जांच इस मामले पर होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पूरी एनर्जी लगनी चाहिए थी, उस वक्त में गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में टसल देखने को मिल रही है। उनमें आपस में ही लड़ाई इस बात पर हो रही है। एक कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी तो है। गोवा में कोरोना की बिगड़ती हालत के दौरान जब ये लड़ाई सामने आई है तो ये आम लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ है। प्रमोद सावंत जो कि गोवा के मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे, इन दोनों के बीच में कोविड मैनेजमेंट पर मतभेद सामने आ गया है और अब ये किसी से छिपा नहीं है। पब्लिक डोमेन में बातें लगातार चल रही हैं। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं कि इस विवाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हस्तक्षेप करना पड़ा। शुक्रवार को नड्डा ने दोनों से अपने मतभेदों को अलग रखकर काम करने की बात कही और कहा कि राज्य में कोविड महामारी को कंट्रोल करने के लिए ध्यान दिया जाए, कोशिश की जाए। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के बीच में ये विवाद ऐसे वक्त में भी जारी है जब प्रदेश में इलाज की कमी से 4 दिन के अंदर अंदर 75 कोरोना मरीजों की मौत हुई। गोवा में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रवार को भी ऑक्सीजन न मिलने की वजह से 13 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। 11, 12, 13, 14 ये वो तमाम तारीखें हैं जब अब हर दिन मौतें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहा यह जा रहा है कि जांच होगी। गोवा सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जांच होगी और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये 75 उन लोगों की मौत पर जवाब क्या देगी गोवा सरकार, क्या कहेगी केंद्र सरकार, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ मेहमान हैं राम कदम जी, हमारे साथ हैं सचिन भल्ला, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनुज आत्रे कांग्रेस लीडर भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी कह रहे हैं कि इस मामले पर जांच होनी चाहिए और होगी। अनुज आत्रे जी, आपराधिक केस दर्ज करने की तैयारी आप लोगों की तरफ से हो रही है, आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। आपको लग रहा है कि लापरवाही हुई या फिर जानबूझकर ऐसा होने दिया गया या फिर कोई और वजह है? मेरे हिसाब से दोनों ही वजह है। निश्चित तौर पे जब एक सरकार कह रही है कि गोवा को, अभी राम कदम जी ने भी बताया है कि गोवा को मांग के अनुरूप जो है पूरी ऑक्सीजन की सप्लाईज दी गई, जब मांग के अनुरूप सप्लाई हुई है और उसके बावजूद जो है सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जानें चली जाए, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से जान चली जाए, और सरकार ने स्वीकार किया है हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच में, कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ कमी हो गई थी, उसकी वजह से जाने गई। ये तो बहुत गंभीर मामला है और निश्चित तौर पे इससे बड़ा आपराधिक मामला और क्या हो सकता है। आप हत्या कर रहे हैं, लोगों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। चलिए एक अलग बात है कि सुविधाओं के अभाव में जान चली थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सुविधा होते हुए
और ये लापरवाही से और कहीं ना कहीं सरकार की आपसी मतभेद की वजह से जाने जा रही हैं, तो इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? क्या ये हत्या नहीं है? तो इसके लिए निश्चित तौर पे अगर हत्या है और सरकार की और इनके प्रशासन की वजह से और मेडिकल स्टाफ की वजह से हत्याएं हो रही हैं, डॉक्टर्स की वजह से हो रही हैं, तो निश्चित तौर पे उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की खबरें अलग अलग जगह से लगातार सामने आती रहीं। दिल्ली में तो हमने हर दिन देखा जब ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोगों ने दम तोड़ा, और तब भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति इस मामले पर हुई। सचिन भल्ला जी, आपने सुना होगा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी बाकायदा। अभी भी सियासत चमकाने का कोई मौका गंवाना हाथ से देना चाहते नहीं है। दिल्ली सरकार को लेकर आरोप लगा दिया कि हम तो ऑक्सीजन देना चाहते थे, ऑक्सीजन सप्लाई खुद रुकवाई गई, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात पर ध्यान दिया होता कि गोवा में लगातार मौतें हो रही हैं तो तस्वीर कुछ और होती। देखिए, मेरे बीजेपी के प्रवक्ता अभी भाई बैठे हुए और आज बड़ी मासूमियत से बोल गए हैं और उनको अंदर से पता लग गया है कि हाँ, हम कहाँ तक फेलियर है। और दूसरी बात, जो ये वर्ड बोल रहे हैं, आपने बार का सुना कर रहे हैं वाले हैं, अब कर दिया है, अब हो गया है, हो गया कर दिया। इसी में इन्होंने आज 3 महीने 4 महीने में दूसरी और तीसरी लेयर हर जगह आ रही है, उसमें इन्होंने सिर्फ कर दिया है, करने के यही आश्वासन देते और भारतवर्ष की जनता को धोखा देने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। तीसरी बात, आज मैं आंकड़े देख रहा था, 3000 से ऊपर पूरे भारतवर्ष में लोग ऑक्सीजन से मरे हैं, जिनको रात को ऑक्सीजन नहीं मिली, और 12 बजे रात से सुबह 5 से 6 के दरमियान मरे हैं। ये भारत, बार बार मैं टीवी चैनल के माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, हर जगह दूसरी पार्टियां खराब है या दूसरे राज्य में जहाँ पे कांग्रेस है, जहाँ पे आम आदमी पार्टी है, वही खराब है। बिल्कुल सही बात है, कहीं गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वैक्सीन की कमी को लेकर जब पूछा जाता है बीजेपी से सवाल, तो कहते हैं कि गैर बीजेपी शासित जो राज्य हैं सिर्फ वहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं। राम कदम जी, गोवा को लेकर क्या कहेंगे? मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूंगा। 3000 से ऊपर मौतें मैंने ऑक्सीजन के लिए बोला। आज मैं अपने मेरे भी वहाँ पे चैनल है गोवा में, तो मैं अपने इस पे पूछताछ कर रहा था, तो 10 तारीख से रोज ऑक्सीजन के लिए लोग कोई ना कोई 2, 4, 5, 10 का आंकड़ा जो आज टीवी चैनल तक नहीं आया, सिर्फ 4 दिन से खलबली मची हुई है। जो 10 दिन से वो इनसे पूछो, और इनके स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री को आपस में क्यों नहीं है? एक बोलता मरे, वो कहता ऑक्सीजन कम है, एक कहता मुझे पता नहीं, एक कहता मैं होगा। ये बताओ कहाँ क्या है? तो भारत में ऐसे हमें बातें सुनने में मिल रही है। पहले हमने इंजेक्शन बना दिए, पूरे वर्ल्ड को कुछ कर दिया, ये कर दिया हमने, वो कर दिया। हमारे भारत में और चाहे दवा हो, चाहे ऑक्सीजन हो या फिर बेड हो, वो सबसे पहले मिलता किसको है सर? सबसे पहले मिलता है नेताओं को, मंत्रियों को, बड़े चेहरों को, बड़ी हस्तियों को, सेलिब्रिटीज को, या फिर जो अमीर लोग होते हैं उनको। आम आदमी को कोई नहीं पूछता, ना दवा में, ना ऑक्सीजन में, ना वैक्सीन में। आम लोगों की हालत कितनी ज्यादा बदतर है ये हम समझ सकते हैं। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से हम समझेंगे मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि लगातार दवा की किल्लत, ऑक्सीजन की किल्लत और वैक्सीन की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। लेकिन पहले बड़ी खबर ये कि गोवा मेडिकल कॉलेज में मौत को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। 4 दिन के अंदर अंदर 75 मरीजों की मौत की खबर, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से बताई जा रही है। और अब कांग्रेस कह रही है जवाब दें गोवा के मुख्यमंत्री, जवाब दें गोवा के स्वास्थ्य मंत्री। बात यह भी है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री आपस में ही भिड़ गए हैं, आपस में ही मतभेद देखने को मिल रहा है। कोरोना की रफ्तार में जब देश में, ओवरऑल देश में आंकड़े कम हुए हैं, फिर भी डराने वाली और परेशान करने वाली खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, जिसमें कि गोवा से खबर यह है कि 4 दिन के अंदर अंदर 75 लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई है। और इस पर कांग्रेस कह रही है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से 75 मौतें लास्ट कुछ दिनों में हुई हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है। और वो किसी भी वजह से हुआ हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई से हुआ हो या मिसमैनेजमेंट से हुआ हो। और जबकि मामला कोर्ट में है,
अभी हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑक्सीजन वाले मामले में सुनवाई की थी और रीएलोकेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाकर उसको करेक्ट करने की कोशिश की थी। ये जितने भी लोग बयान दे रहे हैं सब पॉलिटिकल बयान है, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया इस पैंडेमिक्स में, और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अभी की जिम्मेदार सरकार, पुरानी सरकार, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप समझो ना, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, रिक्वायरमेंट पूरी तरह से नहीं बताई जाएगी, इस तरह से इंसिडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आगे कैसे इसको रोका जा सके। ये तू मैं का सिलसिला तो पिछले 4 महीने। अब जब कांग्रेस तैयारी कर चुकी है एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, अब तो राम कदम जी से रिएक्शन हम लेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी से मेरा सवाल है। डॉक्टर कौशल, अब जब सेकेंड लहर, जो दूसरी लहर है, उसके पीक को भी हमने देखा, लगातार केसेस बढ़े, अब तो कुछ दिन से केसेस घट रहे हैं, ये तो एक तरफ राहत देता है, लेकिन मौतें लगातार हो रही हैं। इस बीच ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों का जान चली जाना, ये बड़ा दिल को कचोटती हैं खबरें। अभी मौजूदा वक्त में सरकार की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, जिससे कि कोरोना पेशेंट्स को कम से कम वक्त पर इलाज मिल जाए, और किन किन चीजों की जरूरत प्राथमिकता पर रखनी चाहिए, ऑक्सीजन, दवा या फिर बाकी चीजें? चल गया है कि मुंबई में कैसा हुआ, दिल्ली में कैसा हुआ, उसी तरह से बाकी सारी जगहों पे होगा। तो अगर किसी को ये लगता है कि दूसरी लहर खत्म हो गई है तो वो कंफ्यूजन में है। दूसरी लहर उन जगहों पे खत्म हो गई है जहां पे पीक आ चुका है, जैसे दिल्ली और मुंबई में हो सकता है दूसरी लहर का पीक आ गया हो या वो खत्म होने की शुरुआत हो, अभी कहना बहुत मुश्किल है। हाँ। मुझे लगता है इस मंथ के लास्ट तक शायद खत्म होगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से खत्म होगी उन एरिया में जाएगी जो कम इन्फेक्टेड अभी हैं। जैसे गोवा देखिए, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इसके बाद जैसे जैसे पेरिफेरल एरिया, यानी कि वो एरिया जहां पे भी कोविड का संक्रमण बहुत कम देखने को मिला था, उन एरिया में ये सब होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार की जो भी कमेटी वगैरह जो भी बनानी, उन्हें बना करके ये जो पिछला हमारे पास करीब 10 स्टेट का जो डेटा है, उस डेटा के बेसिस पे प्लानिंग करके मुझे लगता है कि बाकी के 20 स्टेट में अगर प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जानों को बचाया जाएगा। ये पॉलिटिकल एलिगेशन तो चलते रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग अभी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास लगभग 7 से 11 स्टेट का क्लियर डेटा है जिसके ऊपर हम पॉलिसी बना सकते हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि क्या करना चाहिए, तो मेरा यही मानना है कि अभी दूसरी वेव खत्म नहीं हुई है। जैसा आपने मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में देखा, वही सब रिपीट होएगा 20 स्टेट में। तो आप उसके हिसाब से, उसके डेटा के हिसाब से प्लानिंग बनाएं और ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन बेड और मेडिसिन का रिलोकेशन उस एरिया में कहें। अब जैसे कि पता चला है कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई काफी मैच्योर हो चुकी है, बेहतर हो चुकी है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इस ऑक्सीजन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो अब केवल प्लानिंग से ही लाइफ को बचाया जा सकता है, पॉलिटिक्स से नहीं बचाया जा सकता। और पॉलिटिक्स जब होती है तो बड़ा दुख होता है। राम कदम जी, जब लोगों की जान जा रही होती है, जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई दिखती हैं, बड़ा असहाय महसूस करते हैं हम लोग, आम लोग जिनके हाथ में कुछ होता नहीं। सर, आपको तकलीफ नहीं होती? जब सड़क से गुजर रहे होते हैं, कोई एम्बुलेंस बराबर से निकलती है तो धड़कनें तेज हो जाती हैं, न जाने कौन सीरियस पेशेंट होगा, न जाने क्या किल्लत होगी, कहीं इस एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन खत्म तो नहीं हो जाएगी। आप देख रहे हैं लोगों के अंतिम संस्कार तक नहीं हो पा रहे, जैसे तैसे लोगों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं, जहां तहां उन्हें दफन कर दिया जा रहा है। क्या ये खबरें आपको कचोटती नहीं जब मौत पर भी सियासत होती है? देखिएगा, मैं आपके जवाब में बता दूं, जिस इंसान के दिल और जहन में संवेदनाएं हैं, फिर जिस व्यक्ति की किसी भी कारण से मौत हुई, निश्चित तौर पर दर्दनाक है। इंसान के आंखों में पानी आएगा, दुख होगा। तो वैसे ही सभी, पूरा देश दुखी है इस समय। देश के किसी भी प्रांत में किसी की भी सरकारें हो, वहां पर किसी की भी मौत होती है, वो देश का अपना भाई भगवान के द्वार जा रहा है। इसके लिए किसी को दुख नहीं होता, ये कहना गलत है। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। पूरी तरह से ये वैश्विक महामारी है। सर, जानते हैं आज तो आप जुड़े हुए हैं। पूरी बात सर सुनिए, तो आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं आप ही को बोलने दूंगी, मैं आप ही को बोलने दूंगी, मैं आप ही को बोलने दूंगी। सर, आज आप ये बात कर रहे हैं, जानते हैं आप पिछले 2 से 3 दिन से जब बीजेपी के गेस्ट हमारे साथ जुड़ते थे तो जानते हैं, कहते थे जब महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली को लेकर सवाल होता था कि ये जो गैर बीजेपी शासित राज्य है ना, सिर्फ यहीं से ऐसी खबरें आ रही हैं। सर, 4 दिन लगातार मौत हुई है गोवा में। अब दीजिए जवाब।
देखिए, इस आंकड़े को आप नकार नहीं सकती। यह आंकड़ा यह है कि देश में 70% उन प्रांतों से कोरोना के पेशेंट्स आ रहे हैं जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है। ये आंकड़ा मेरा आपका आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। तो इस आंकड़े को हम नकारते नहीं है। यह सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि उन प्रांतों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर 70% कोविड पेशेंट क्यों है, वो लापरवाही है, क्या कारण है, उसकी भी समीक्षा होगी। और उसमें 50% से अधिक। सर, ये गोवा में क्या हुआ? सर, ये गोवा में क्या हुआ? 4 दिन मौतें हुई, ये लापरवाही नहीं थी? सुने मेरी बात, गोवा में जो हो रहा है उसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। अगर लापरवाही के कारण मौत हुई है, कोई समर्थन नहीं हो सकता। इंसान के जान की कीमत है, और वही कारण है कि वहां के मुख्यमंत्री जी ने IIT डायरेक्टर के अध्यक्षता में वहां पे जांच बिठाई है। जांच बिठा करके जिसके भी कारण हुआ होगा, अगर लापरवाही के सिर्फ जांच से उन लोगों की जान वापस नहीं हो जाएगी। उन 75 परिवार जो उजड़ गए हैं वो वापस नहीं हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश पे आप जवाब नहीं देते, मध्य प्रदेश पे आप जवाब नहीं देते। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दोनों जगह नदियों में तैरती हुई लाशें। किसी भी प्रांत में, हमारे शासित किसी भी प्रांत में, हम तो मानते समूचा देश हमारा है। यह समय ये तुम्हारा हमारा कहने का नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं ना? सुने मेरी बात। सुने मेरी बात। सुनाइए। आंकड़ों की बात कही, आंकड़ों की बात मैंने बता दी। 70% केसेस कांग्रेस प्रदेश प्रांतों में है। पर किसी भी प्रांत में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में मौत यदि होती है तो वो मौत दर्दनाक है। सबको मिलकर के उसे रोकना होगा। ये हम सियासत नहीं कर रहे। आरोप प्रत्यारोप कटाक्ष करने के लिए बड़ा लंबा समय मिलेगा। यह समय अच्छी बात है आप कह रहे हैं सर, अच्छी बात है आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं करनी चाहिए और मौत को रोकना चाहिए। लेकिन हैरानी तो तब भी हुई जब कांग्रेस के लीडर जगह जगह मदद पहुंचा रहे थे और उनसे भी सवाल हो गया कि मदद के स्रोत मिल कहां से रहे हैं, ये सब सुविधाएं आपके पास पहुंच कहां से रही है जो आप घर घर मदद पहुंचा रहे हैं। अनुज जी, ऐसा है क्या राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली यहाँ को लेकर जो अलग अलग बातें कही जा रही हैं, जानबूझकर वैक्सीन की किल्लत कर रहे हैं क्या आप लोग? जानबूझकर ऑक्सीजन की किल्लत कर रहे हैं क्या आप लोग? अनुज जी, देखिए, ये जब नॉर्मल स्वास्थ्य सेवा की जब बात आती है, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है, निश्चित तौर पर राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया कराना। लेकिन जब नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हो, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इस समय ये राज्यवार इमरजेंसी नहीं है स्वास्थ्य की, ये राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी है, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है। और जब एपिडेमिक आता है तो केंद्र सरकार की भूमिका होती है, उसमें राज्य सरकार की भूमिकाओं के ऊपर दोष नहीं डाला जाता। केंद्र की जिम्मेदारी बन जाती है कि जाकर के सब पूरे देश का ध्यान करे। ये मेरा राज्य तेरा राज्य वाला समय नहीं है। लोगों की जाने जा रही है, पूरे देश में जाने जा रही है। लोगों को ऑक्सीजन से मौतें हो रही है, पूरे देश में ऑक्सीजन से मौतें हो रही है। लोगों को वैक्सीनेशन की अगर अभाव हो रहा है, वैक्सीन नहीं लग पा रही है, जिस वजह से लोग जो है भय के माहौल में जी रहे हैं, तो पूरे देश में जी रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आप कहीं भी आज देखिए, महाराष्ट्र की बार बार बात करते हैं, महाराष्ट्र में एशिया का सबसे बड़ा स्लम, राम कदम जी तो वहीं से आते हैं, मुंबई से आते हैं। क्यों नहीं नकारते? क्या इनकी सरकार जब थी तब क्या वहां पर हम नहीं था? वही वहां पर आरएसएस परिवार ने कैसा काम किया ये भी बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है। जहां पर आप कांग्रेस की सरकार की बात करते हैं तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जोखिम में डालकर घर घर जाकर का मुंबई मॉडल किया। यह बात कोई बता दे, लागू करना चाहिए। कैसे वहां पर काम हो रहा है इतना बड़ा स्लम होने के बावजूद, लेकिन इनको राजनीति करनी है, हर विषय पर राजनीति करनी है, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए राजनीति करनी है। लेकिन देश की जनता को मौत के मरने के लिए छोड़ दिया है, उनको ध्यान नहीं देना है। सोनिया गांधी तो खुद कह चुकी कि सियासत करने का वक्त नहीं है, सबको साथ आना चाहिए। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में जीतने के लिए सबको साथ आना चाहिए, सियासत खत्म करनी चाहिए। तो फिर क्यों केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है? त्रिवेंद्र रावत तो ये तक कह देते हैं कि कोरोना भी एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। उल जुलूल बयान आप देंगे, सियासत भी करेंगे। राम कदम जी, आपको मालूम है छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, इन सब का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, निर्माण कार्य रोक दिया गया। सेंट्रल विस्टा को लेकर भी तो विपक्ष ने सवाल किया था। के मूल बात का जवाब दे दूं, यहां पर भाई साहब ने धारावी की बात करी, पर धारावी की बात करते समय इस बात को बोलना वो शायद भूल गए या तो भूलना नहीं चाहते कि धारावी में जब कोरोना फैला
तो अपनी जान को जोखिम में डालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक घर घर जा करके उन्होंने किस प्रकार से त्यागी समर्पित जीवन दे करके वहां के लोगों को बचाया और उस विभाग को कोरोना से मुक्त किया, ये बताना भूल गए। सर सबने किया तो न सर सबने किया, सर सब कर रहे हैं, राम कदम जी सब कर रहे हैं, सब अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है, सुनिए, कोशिश सब कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश के बावजूद नतीजा यही है कि आज भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जा रही है, आज भी वक्त पर बेड नहीं मिल पाता अस्पताल में तो लोगों की जान जा रही है, आज भी इंजेक्शंस को लेकर, दवाई को लेकर किल्लत है, आज भी वैक्सीन लोगों को मिल नहीं पा रही है। लगातार तीसरा दिन है जब दिल्ली और महाराष्ट्र में 18+ वाले लोगों को वैक्सीनेशन उनका नहीं होगा, 45+ को प्राथमिकता पर रखा गया है। ये सब बातें भी स्वीकार कीजिए, इन पर भी जवाब दीजिए। धारावी में क्या किया, आरएसएस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सर सब कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। जब विपक्ष ये कह रहा है कि सियासत साइड में रखिए, सब साथ मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ेंगे, तो इसमें आपकी सहभागिता नजर आनी चाहिए। सवाल आपसे करूंगी राम कदम जी, लेकिन पहले हेडलाइंस। अगला सवाल मुझे आपसे ही शायद करना चाहिए। एक तरफ 2DG दवा आने की बात हो रही है, स्पुतनिक वी भी अब आ गई है, अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड पहले से लोगों को लगाई जा रही है। एक तरफ हम बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत दूर हो गई है, दवा भी है, वैक्सीन भी है, बेड भी अब खाली हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन बावजूद इसके लोगों की जान जा रही है। किस चीज में कमी रह गई है इतना सब होने के बावजूद? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज थे उतने रिसोर्सेज यूटिलाइज करने के बाद भी जो ये डिमांड एंड सप्लाई का मिसमैच है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता था, क्योंकि पेंडेमिक में सारे जो भी कंट्रीज रहे हैं, डेवलप हो या डेवलपिंग हो, सबका यही हाल रहा है। तो ये मिसमैच डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर ये देखा जाए तो इसके लिए हम सब रिस्पॉन्सिबल है एज ए सिटीजन, जो हम हैं, क्योंकि हमने प्रिकॉशन फॉलो नहीं किया। अभी की गवर्नमेंट है जो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, और पिछली गवर्नमेंट है जिसने हेल्थ के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जीडीपी लेस देन 1.75 रखा हुआ है। आज तक 70 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, और जीडीपी पे हम 2 रुपया भी नहीं खर्च करते, 2% भी नहीं खर्च कर सकते। ये सबसे बड़ा रीजन है हमारे इस देश के इस हालत का। जहां तक रही आगे आने वाले समय की बात, वैक्सीनेशन पूरी तरह से होना बहुत जरूरी है। अब तो ये भी देखा गया है कि बच्चों में और प्रेग्नेंट वुमेन में भी वैक्सीनेट करना जरूरी है। मेरा ये मानना है कि 24 घंटे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलना चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन करेंगे उतना बेहतर रहेगा। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि फ्यूचर में जो 3rd वेव आने वाली है, जिसमें वो एरिया जहाँ पे अभी कोरोना नहीं पहुंचा है या जिसने तबाही नहीं मचाई है, या वो एज ग्रुप जैसे बच्चों का एज ग्रुप, उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अगर हम इस 2 डिस्कशन से, अगर इस बात का 2 पीक से अगर हमें इस बात का सबक मिल जाए कि हम तीसरे में क्या करेंगे, तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर फ्यूचर होगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स छोड़ करके सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जीडीपी का % बढ़ाएं, जिससे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा मजबूत किया जा सके, और फ्यूचर में कभी भी ऐसी त्रासदी आए तो हम उसको बेहतर तरह से डील कर सकें। और जब भी इस तरह की महामारी आती है, इंतजाम लगभग नाकाफी साबित होते हैं। ये हम अपने देश में भी देख रहे हैं, बाहरी देशों में भी देख रहे हैं, लेकिन सियासत जब होती है तो दिल दुखता है। सचिन भल्ला जी, देशवासी इस वक्त पूछ रहे हैं, हर देशवासी के जहन में ये चल रहा है जो टैक्स पे करता है वो, कि मैं तो वक्त पर टैक्स दे रहा था। हर साल बजट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बड़ा अमाउंट भी पास किया जाता था। वो व्यवस्थाएं कहाँ हैं, वो अस्पताल कहाँ हैं, वो इंतजाम कहाँ हैं जो आज सांस सांस के लिए लोगों को संकट है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल को उठाया। अभी कांग्रेस में मेरे भाई बोल रहे थे, और मैं इस पे लेके आ रहा हूँ कि ये बताओ कि पैसा तो हमारे हर भारत के हर नागरिक का टैक्स पे है ना। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट का ही भाई है या उसका अपना पर्सनल पैसा है वो खर्च रही है। आज वो सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये धमकाती है कि 400 रुपए का इंजेक्शन देंगे, हमें 150 का देंगे। यही 150 का इंजेक्शन आप लेके राज्य सरकार को दे दो, वो भी नहीं करेंगे। आप 400 का लो, हम 150 का लेंगे। चलो जी, ऐसी काफी तू मैं है। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले भारत के हर नागरिक को इंजेक्शन लगना चाहिए, हर नागरिक को दवाई मिलनी चाहिए, जिससे कोई नागरिक हमारे हाथ से, हमारा कोई दोस्त, हमारा भाई, कोई भी हमारा जानकार या कोई भी, मैं कह रहा हूँ XYZ, कोई भी हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी मेरे बीजेपी के भाई पहले तो बड़े सिंपल से उनका स्पेस देखते तो ऐसे लग रहा था कि रोने शुरू
शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उनकी महाराष्ट्र की बात आई, जो उसकी एकदम से अड़ के बोलने लगे, नहीं जी नहीं, हमने 12वीं में 5, 10, 15 बंदे बचा दिए, हम तो अंदर तक गए थे, हमने बचा दिए। और यार भाई साहब, मेरे हाथ जोड़ के विनती है, आपने 15 बचाए, जो लाखों लोग मर रहे हैं आपकी दवाई के कारण, जो आप दवाई नहीं दे रहे, इंजेक्शन नहीं दे रहे, सिर्फ वो दे दो हमें, बाद में लड़ेंगे, बाद में करेंगे। आपका मानना है कि लड़ना नहीं है, कोई बाद में लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ लड़ाई के लिए पूरी जिंदगी बैठी है, लेकिन जब हम और आप ही नहीं रहेंगे, हमारे दोस्त हमारे भाई नहीं रहेंगे, तो फिर लड़ाई कहां से होगी। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आज सिर्फ इंजेक्शन ऑक्सीजन हर राज्य को, ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली से है या कांग्रेस वहां से है, वहां बीजेपी है, सियासत को साइड में रखना ही होगा। रामकदम जी, मौजूदा वक्त में एक बात राहत देती है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, केसेस कम हो रहे हैं। लॉकडाउन वजह हो सकती है, लोगों की अवेयरनेस वजह हो सकती है, अब सभी पार्टियों की कोशिश हो सकती है, केंद्र सरकार राज्य सरकारों की कोशिश हो सकती है। देखिए, क्रेडिट दे दिया आपको, लेकिन बतौर एंकर नहीं, बतौर आम नागरिक मैं पूछ रही हूं, मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, मेरे परिवार को वैक्सीन कब मिलेगी? देखिएगा, यह समय कुछ जमीनी हालात समझने की आवश्यकता है। विश्व में सबसे अधिक वैक्सीनेशन हमारे भारत में हुआ है। जो अरे भाई साहब, शांति से सुने, आप ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए, पानी पी लीजिए, पहले सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, अध्ययन वाली बेसिक बातें समझिए। जितना दर्द आपको है उतना ही दर्द हमें भी है। आपको अकेले को दर्द नहीं, हमें भी दर्द है। सचिन जी सुन लीजिए, रामकदम जी बता रहे हैं वैक्सीन कब मिलेगी। देश के सचिन जी सुन लीजिए, रामकदम जी बता रहे हैं वैक्सीन को लेकर जो विश्वास डगमगाया हुआ है उसे पक्का कर दीजिए। वो आम नागरिक पूछ रहा है जो पहले 4 से 6 हफ्ते का वक्त सरकार ने दिया, अब 12 से 16 हफ्ते बता दिया है। वैक्सीन की कमी किल्लत की तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है, बताइए वैक्सीन कब मिलेगी सर? देखिए, देश में हर व्यक्ति इस समय दुखी है, वो हर व्यक्ति वैक्सीन चाहता है, पर एक फैक्ट्री की अपनी मर्यादा होती है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अपने भारत में शुरू हुआ है, सबसे बड़ा वैक्सीनेशन, और आने वाले दिसंबर तक लगभग भारत में सभी को वैक्सीन मिलेगा। इस प्रकार के आंकड़े हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से आए हैं। पर भाई साहब, यहाँ पर बात करते समय इस प्रकार से बातें कर रहे हैं कि केवल उनको अकेले को दुख हो रहा है और किसी सरकार के पास वैक्सीन। लेकिन रामकदम जी, सिर्फ इतनी बातें, सिर्फ इतना आश्वासन काफी नहीं लगता, वो भी तब जब देश कोरोना काल में इस तरीके से जूझ रहा है कि एक सांस के लिए परेशान है, आप अपने मरीज को लेकर परेशान है, उसे वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा, व्यवस्था नहीं मिल रही। अगर पहले से प्लानिंग होती सर, क्योंकि विपक्ष ही नहीं हर देशवासी भी पूछ रहा है, जब देश के लोगों को वैक्सीन नहीं मिली तो बाहर कैसे पहुंचा दी गई, ये हर देश का नागरिक पूछ रहा है। जवाब दे दो आपको सर दिसंबर तक बहुत देर हो जाएगी, ऐसा लोगों का कहना है। मेरी बात सुने, आप जैसे जिम्मेदार पत्रकार अधूरे अध्ययन पे बोले अपेक्षित नहीं है। जब विदेश से वैक्सीन बनाने के लिए आप कुछ चीजें मंगाते हो, उसका रॉ मटेरियल मंगाते हो, तो 85% आपको वैक्सीन एक्सपोर्ट करती है। ये रूल आप जानती है भली? सर मुझे भी पता है सर, पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आनी थी, करीब 1 साल का वक्त बचा था, करीब 1 साल का वक्त था सर, करीब 1 साल का अंतराल था। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी बेहतर हुई, वैक्सीन को लेकर क्या प्लानिंग थी, पहले 45+, फिर 18+, लगातार 3 दिन हो गए, दिल्ली महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन बंद है। सर इन बातों को भी स्वीकारिए, सिर्फ वाहवाही करने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामकदम जी, सचिन भल्ला जी, अनुज आत्रे जी और साथ ही साथ